नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू करें जिसमें हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ लेके आए। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए थे 10 क्वेश्चन, उससे आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है गर्भपात क्या होता है। गर्भपात क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गर्भपात का कारण क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें। गर्भपात क्या होता है और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में बात करनी है। उनके प्रकार बताने, लक्षण, कारण और सावधानियाँ। यानी कि गर्भपात क्या होता है, किस प्रकार होता है, किन कारणों से होता है, गर्भपात हो चुका है या नहीं हो चुका, ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सारी बातें। कुल मिला के आपका ये जो एक चैप्टर है गर्भपात, वो पूरा हम लोग इसमें कवर करें, यानी कि पूरा एक चैप्टर हमने इस एक क्वेश्चन में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गर्भपात होता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिसकैरेज। क्या कहते हैं? मिसकैरेज। अब ये मिसकैरेज क्या होता है, यानी कि जब भी कोई गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला के पेट में पल रहे जो शिशु होता है उसकी अचानक से मृत्यु हो जाना, यानी कि जो भी उसके गर्भ में शिशु पल रहा है उस शिशु की डेथ हो जाना, वो क्या कहलाता है? गर्भपात। अब ये डेथ होगी किस कारण से? अपने आप तो होती नहीं है, अपने आप होती है वो टाइप कहलाता है मिस्ड मिसकैरेज। यानी कि अब ये जो गर्भपात है ये अलग अलग तरीक़ों का होता है, तो हम लोगों ने कुछ कुल मिला के 5 पार्ट्स में डिवाइड्स किया है। अब ये 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड यानी कि आप लोगों ने सुना होगा मिस्ड कॉल आते हैं, यानी कि कॉल आया पता नहीं चला, तो उसी तरीके का ऐसा मिसकैरेज जिसमें मिसकैरेज हो जाता है लेकिन उस गर्भवती महिला को कोई पता नहीं रहता है, ऐसा मिसकैरेज कहलाता है मिस्ड मिसकैरेज। यानी कि गर्भवती महिला के जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है जब उसका कारण ज्ञात ना हो, कारण पता ना हो, तो ऐसा मिसकैरेज कहलाता है मिस्ड मिसकैरेज। फिर उसके बाद दूसरा है पूर्ण गर्भपात, यानी कि कंप्लीट मिसकैरेज। अब कंप्लीट मिसकैरेज क्या होता है? कंप्लीट मिसकैरेज का मतलब होता है कि जब कोई महिला होती है, अब उसके गर्भ में कोई शिशु पड़ रहा है, उसमें हलचल हो रही है या नहीं हो रही, उसका डायरेक्ट अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कौन करता है? वह महिला करती है। अब वो किक मार रहा है या फिर अंदर उसका शरीर को मूव कर रहा है, ये सारा अनुभव वो गर्भवती महिला महसूस करती है। जब ये सारी चीज़ें वह इस महिला को महसूस ना हो तो उसे साथ ही साथ उसे रक्तस्राव की अनुभूति होती है। रक्तस्राव का मतलब है ब्लड लॉस, ब्लड फॉल, यानी कि ब्लीडिंग का जब उसे अनुभव होता है तो उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका जब अल्ट्रासाउंड किया जाता था उससे क्या पता चलता है कि उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी धड़कना बंद हो गई है और उस महिला को रक्तस्राव के द्वारा यानी कि ब्लीडिंग के थ्रू उस शिशु का डेथ हो जाती है, यानी कि वो उस गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। तो वो है हमारा पूर्ण गर्भपात। फिर है आवर्तक, यानी कि रिकरेंट, यानी कि जब कोई महिला लगातार 3 बार मिसकैरेज का अनुभव करती है, यानी कि उसके शिशु की 3 बार डेथ हो जाती है पेट में ही, यानी कि जब 3 बार लगातार गर्भपात हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आवर्तक गर्भपात। फिर उसके बाद है गर्भपात का खतरा, यानी कि थ्रेटन गर्भपात। थ्रेटन का मतलब होता है डराना। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका जनरली अर्थ होता है डराना या फिर डर जाना, यानी कि किसी भी डर की वजह से, यानी कि अचानक कोई शॉक लग गया उसकी वजह से, यानी कि कोई धक्का लग गया, हार्ट अटैक का कुछ जो रीज़न होते हैं, अचानक किसी खतरे के कारण उस महिला का जब गर्भपात हो जाता है तो ऐसा गर्भपात क्या कहलाता है? थ्रेटन मिसकैरेज। फिर उसके बाद है अपरिहार्य गर्भपात, यानी कि इनविटल गर्भपात। अब ये क्या होता है? यानी कि जब कोई महिला होती है वह रक्तस्राव का अनुभव करती है, यानी कि उसमें ब्लीडिंग भी होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ उसके शरीर में ऐठन का अनुभव होता है। ऐठन को हम बोल सकते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स यानी कि जब कोई महिला, गर्भवती महिला क्रैम्प्स का अनुभव करती है, क्रैम्प्स के साथ साथ उसमें ब्लीडिंग का लॉस होता है, जब ये सारी चीज़ें वो अनुभव करती है तो उसे महसूस होता है कि जब वो अल्ट्रासाउंड करवाती है हॉस्पिटल जाके, तब उससे ज्ञात होता है कि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसा गर्भपात क्या कहलाता है? इनविटल गर्भपात। तो यहाँ पे हम लोगों ने गर्भपात के 5 टाइप देखे। कौन कौन से थे? मिस्ड मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, रिकरेंट, थ्रेटन एंड इनविटल। तो ये तो थे गर्भपात के प्रकार, यानी कि गर्भपात कितने टाइप्स का होता है।
अब हम लक्षणों की बात करते हैं। अब लक्षण हमें इनके जो लक्षण पढ़े हमने वही होंगे, यानी कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है महिला को अचानक से और क्रैम्प्स का अनुभव हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसे महसूस होता है कि उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, तो ये सारे क्या अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिससे वो पता लगा सकते हैं ये मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ। जब उसे पता चलता है कि उसके शिशु में कोई हलचल नहीं हो रही है तो हॉस्पिटल जाके जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उस शिशु की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस शिशु का मिसकैरेज हो चुका है, तो वो हमारा मिसकैरेज का एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा सिम्टम्स होगा जब अचानक ब्लीडिंग होने लगे, यानी कि ब्लीडिंग का उसे अनुभव होने लगे, ब्लीडिंग के साथ साथ उसे क्रैम्प्स भी आने लगे। जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती है तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, इसके। फिर इसके बाद है कारण। अब ये जो गर्भपात है मिसकैरेज है किन कारणों से हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को थकाया जाता है या फिर कह सकते हैं बहुत हैवी काम किया जाता है, जैसे भारी सामान उठा लिया, बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर ली। भागदौड़ इन द सेंस कि अगर हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हल्की फुल्की करनी चाहिए। योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, हल्की से वॉकिंग हो गई फ्रेश एयर में, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ये एक प्रेग्नेंट लेडी को करनी चाहिए। लेकिन जब वो इन सबसे ज़्यादा जैसे जिम में वर्कआउट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही है, हैवी सामान उठा रही है, सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से उतर रही है, चढ़ रही है, जब ये सारी चीज़ें की जाती है तो उससे उसका जो सीधा इफेक्ट है वो उस गर्भ में पल रहे शिशु पे होता है, जिसकी वजह से ये जो गर्भपात का खतरा है वो हो सकता है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं सावधानियाँ की, यानी कि हम क्या क्या केयर रख सकते हैं। ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करनी है या फिर हल्का सामान उठाना है। जो पोषण संबंधी आहार है, यानी कि हमें ऐसा आहार लेना है जो सिर्फ ना माता के लिए सेहतमंद हो, उसके साथ साथ जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी उसके विकास में, उसके शरीर के संपूर्ण विकास में वो प्रोटीन दे सके, विटामिन दे सके, यानी कि जितने भी पोषक तत्व है वो उसे ईजिली प्रोवाइड कर सके। तो एक ऐसा आहार उस माँ को लेना चाहिए। और जो थ्रेटन वाली चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी को हमें ऑफर करनी चाहिए या फिर उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो मिसकैरेज है इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव प्रक्रिया, यानी कि अभी तक हम लोगों ने बात की गर्भावस्था के बारे में, गर्भावस्था के बारे में बात की, फिर उसके बारे में बात की हम लोगों ने गर्भपात के बारे में, प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज। फिर उसके बाद में बात आती है डिलीवरी, यानी कि प्रसव। प्रसव का अर्थ होता है डिलीवरी। अब ये क्या होती है, यानी कि जब 9 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, 9 महीने का टाइम पूरा होने के बाद उस शिशु का जो संपूर्ण विकास हो जाता है, उस शिशु का संपूर्ण विकास होने के बाद जब वो माता के गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है, यानी कि 9 महीने के शिशु का माँ के गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव। यानी कि अगर प्रसव की परिभाषा है कि प्रसव किसे कहते हैं, तो माँ के गर्भाशय से संपूर्ण विकास होने के बाद शिशु का माँ के गर्भाशय से बाहर की ओर आना प्रसव कहलाता है, यानी कि ये प्रोसेस प्रसव प्रक्रिया कहलाती है। अब ये जो प्रसव प्रक्रिया होती है इसके कई स्टेप होते हैं, यानी कि डायरेक्ट तो आया नहीं, जैसे कि 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने पूरे होते ही उस शिशु ने शरीर से बाहर निकाल दिया या फिर वह शिशु अपने आप शरीर से बाहर आ गया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये जो प्रसव प्रक्रिया होती है जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जनरली नहीं है कि 9 महीने हो, 9 महीने के साथ साथ कोई व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा 7 माह का होता है, 7th मंथ में भी उसका जन्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर उस बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो उसका वेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने आप अपने शरीर को नीचे की तरफ पुश करने लगता है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग प्रसव पीड़ा कहते हैं, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं। जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तब हम माना जाता है कि उस प्रसव प्रक्रिया यानी कि डिलीवरी करवाई जा सकती है। तो जब सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रसव का प्रारंभिक क्षण, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, यानी कि हमें कब पता चलेगा कि प्रसव हो रहा है या नहीं हो रहा, डिलीवरी अभी करवानी है नहीं करवानी। तो उसके जो प्रारंभिक स्टेप्स होते हैं यानी कि प्राइमरी स्टेप्स होते हैं वो है, सबसे पहले पीठ और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है और कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस एरिया में सबसे पहले पेन होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब ये पेन भी कैसा होता है, दर्द भी कैसा होता है, अचानक कंटिन्यू ना रहकर थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मासिक धर्म आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस समय जो क्रैम्प्स आते हैं, जो दर्द रहता है,
थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता जाता है, फिर वापस कम हो जाता है, फिर वापस से दर्द उठना शुरू हो जाता है। जब ये दर्द शुरू हो जाए तब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस समय प्रसव पीड़ा हो सकती है, यानी कि प्रसव स्टार्ट होने वाला है। यानी कि धीरे धीरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से रोना बढ़ जाएगा। यानी कि जब बॉडी में इतना ज़्यादा चेंजेस आएगा, दर्द होना शुरू होगा, तो रोने की प्रक्रिया स्वाभाविक रहती है। फिर उसके बाद गर्भाशय में बदलाव का अनुभव किया जाता है। यानी कि जब लगता है कि हाँ अब पेट और पीठ में दर्द बढ़ रहा है, सहन नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है, और ऐसा भी महसूस होता है कि शरीर के अंदर यानी कि उस शिशु के आसपास का जो एरिया वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वो शिशु बाहर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जब वो शिशु पूरी तरीके से तैयार है तो अपने शरीर को अंदर की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि वो अपने शरीर को घुमाएगा, ऊपर नीचे करेगा, हाथ पैर मारेगा, तो जिससे जो यूट्रस की साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब जैसे इंक्रीज़ होगी तो बाहर आने के लिए उस साइज़ का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। तो यानी कि अब यूट्रस की साइज़ में बदलाव आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। फिर मूत्राशय में अधिक नियंत्रण किया जाता है। यानी कि जब अर्ली लेबर पेन होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग फेज़ होती है प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, तो उस समय जो यूरिन की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यानी क्योंकि उनका जो एरिया होता है शिशु के एंटर होने का, शिशु के आउट होने का, या फिर हम कह सकते हैं शिशु के इस शरीर से बाहर आने का जो रास्ता होता है और जो यूरिन पेन का रास्ता होता है वो सब एक ही तरीके से होता है, तो उस समय उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। फिर उसके साथ साथ बढ़ती संवेदनशीलता, यानी कि उस माँ की उस बच्चे के साथ कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा पुश करती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कई सारे चेंजेस भी होते हैं, पेन रहता है। तो ये सारी अर्ली लेबर पेन्स होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फेज़ में होता है, जिससे पता चलता है कि अब डिलीवरी करवानी है नहीं करवानी। यानी कि जो अर्ली फेज़ में पेट और पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो यूट्रस है उसकी साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं तब हमें लगना कंफर्म हो जाता है कि अब डिलीवरी हो सकती है। जब हमने ये पहला स्टेप देखा था कि पीठ और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग में जब डिलीवरी का टाइम होगा, यानी कि अब जब स्टार्टिंग होनी है, सिर्फ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय सिर्फ जो ये पेन होगा ये धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम जब बहुत ज़्यादा पास आने लगता है तो उस समय ये जो पेन है कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है। कभी कभी ये जो पेन है ये जो 5वां 6ठा महीना होता है उस समय भी आ सकते हैं, यानी कि ये पेन नॉर्मल रहता है। हमें कंफर्म कब होगा कि ये लेबर पेन हो रहा है या फिर कह सकते हैं ये डिलीवरी के लिए पेन हो रहा है, तो जब इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। यानी कि कभी कभी ये जो पेन है ये नॉर्मली दिनों में भी हो जाता है, लेकिन जब ये पेन 7वें 8वें या 9वें महीने में कंटिन्यूसली हो रहा है, यानी कि ये दर्द तक कम ही नहीं हो रहा है, कम होने की जगह बढ़ता चला जा रहा है, तब माना जाता है कि ये जो है डिलीवरी का टाइम आ चुका है। फिर उसके बाद है प्रसव का मध्यम चरण, यानी कि एक्टिव लेबर पेन। एक्टिव लेबर पेन यही है कि जब ये जो लेबर पेन है जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, यानी कि जब ये कम नहीं होता, ये सिर्फ बढ़ता चला जाता है, तब इसे साइन माना जाता है कि अब डिलीवरी करवानी ही है। तो ये सेकंड प्रोसेस माना जाता है। फिर तीसरा प्रोसेस है कि प्रसव का अंतिम चरण, यानी कि किस प्रकार डिलीवरी करवाई जाती है। तो जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, प्रसव पीड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि लेबर पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि जो शिशु है वह शिशु शरीर से बाहर निकलने के लिए अपने आप भी पुश करता है, तो उस माँ के द्वारा भी उस बच्चे को बाहर की तरफ पुश किया जाता है। और फिर वेजाइनल जो पार्ट होता है उस पार्ट के थ्रू उस बच्चे का इस दुनिया में एंट्रेंस होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है लेबर पेन की और फिर डिलीवरी की। फिर उसके बाद के चरण क्या होता है कि डिलीवरी हो जाती है, यानी कि जो वेजाइनल पार्ट्स होता है उसके द्वारा उस बच्चे का सबसे पहले सिर बाहर आता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले सिर बाहर आता है, उसके बाद पैर बाहर निकाले जाते हैं। इसका भी रीज़न है क्योंकि अगर सबसे पहले पैर बाहर निकाले जाएंगे तो जब वो बच्चे का पूरा शरीर बाहर आ जाएगा तो अंदर की तरफ उसका सिर फंस सकता है। जब उसका सिर अंदर की तरफ फंस जाएगा, उसे सांस नहीं आएगी, तो उस समय बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, बच्चे का मौत हो सकती है। इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर बच्चा सीधा भी है, यानी कि उसके पैर ऊपर की तरफ है, सिर ऊपर की तरफ है, पैर नीचे की तरफ है, तो डिलीवरी से पहले उस बच्चे की पोजीशन को घुमाया जाता है, यानी कि उस बच्चे को वो पोजीशन को घुमा के उसका सिर नीचे की तरफ लाया जाता है, तभी उस बच्चे की डिलीवरी करवाई जाती है। और ऐसे प्रोसेस में कभी कभी जब बच्चे को घुमाया जाता है, जो यूबिनल कॉर्ड होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभि, यानी कि यूबिनल कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड उस बच्चे को घुमाते समय उसके गले में फंस जाती है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बच्चे के गले में फंस जाती है तो फिर ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि हमें क्या करना होता है, सिजेरियन के थ्रू उस बच्चे को बाहर निकालना होता है। फिर जब बच्चे के सिर को घुमाकर, यानी कि उसके शरीर को घुमाकर सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ आकर सिर बाहर निकाला जाता है, तब इस बच्चे की जो है हम कह सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है।
फिर उसके बाद जन्म होने के बाद क्या किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो वो माँ के द्वारा माँ से किस प्रकार कनेक्ट रहता है? अपरा के द्वारा कनेक्ट रहता है, यानी कि एक संरचना क्या होती है? अपरा, यानी कि प्लेसेंटा जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा वो माँ से जुड़ा रहता है और इसी प्लेसेंटा से क्या, ये एक नली के तरह की संरचना होती है जो माँ की नाभि से नली की तरह निकलकर बच्चे की जो नाभि होती है उस तक एक नली के रूप में बन जाती है। जब बच्चे का गर्भावस्था में भ्रूण स्थापित हो जाता है तब ये बनना शुरू हो जाती है, तब बनकर सीधा माँ के जो नाभि होती है उससे कनेक्ट हो जाती है। तो माँ जो भी पोषण लेती है, जो भी खाना खाती है, जो भी पीती है, वो सारा उसी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुँचता है और बच्चा जो भी अपने शरीर के लिए जो भी पोषण ले रहा है या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहा है उसे के थ्रू माँ के शरीर में डिक्रीज करता है या फिर एक्सट्रैक्ट करता है। तो उसी के थ्रू बच्चे का जब बाहर जन्म होता है तो माँ और बच्चे का शरीर उस यूबिनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद उस यूबिनल कॉर्ड को कट कर लिया जाता है, ठीक है। जब उस बच्चे को उसकी नाभि से कट कर लिया जाता है तो वहाँ पे गांठ लगाकर उसको अंदर की तरफ दबा दिया जाता है, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं। तो वही प्रोसेस की जाती है कि उसको जब बाहर निकाला जाता है तो उसको प्लेसेंटा को निकाल देते हैं। माँ के शरीर से भी प्लेसेंटा को कट कर दिया, जितनी आवश्यकता थी उतना उसके शरीर में रख के बाहर कट कर दिया। फिर जब बच्चे के शरीर से जो जुड़ी हुई है प्लेसेंटा उसको भी कट कर दे, वहाँ पे गांठ लगाकर अंदर की तरफ दबा दिया जाता है। तो यही क्या है, नाभि को काट दिया जाता है, फिर उसकी देखभाल की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। फिर उस बच्चे को वेंटिलेशन पे रखा जाता है या फिर जो भी प्रोसेस होती है, उस बच्चे का वेट कितना है, उसको वो बाहर के एनवायरनमेंट में अभी अभी आए तो बाहर का एनवायरनमेंट उसे सूट नहीं होता है तो तब तक उस बच्चे को हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको उन मशीनों में रखा जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक प्रॉपर डिलीवरी की, यानी कि स्टार्टिंग लेबर पेन क्या होता है, लेबर होने के साथ साथ डिलीवरी की क्या प्रोसेस है, उस डिलीवरी होने के बाद उस बच्चे की जो यूबिलिकल कॉर्ड होती है उसको किस प्रकार सेट किया जाता है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया कि प्रसव प्रक्रिया के जो स्टेप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से आप पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि माता के द्वारा, यानी कि माँ के द्वारा बच्चे को जो स्तनपान कराया जाता है, यानी कि बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है उससे क्या लाभ होता है। अब जब बच्चे का जन्म हो गया, अभी तक हम लोगों ने डिलीवरी की बात करी कि बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म हो गया। अब बच्चे का जन्म होने के बाद उस बच्चे को माँ का दूध ही सबसे पहले दिया जाता है, यानी कि माता का दूध। बालक के लिए जो पौष्टिक आहार होता है वो सिर्फ माँ का दूध ही होता है। कब तक? 6 से 7 महीनों तक उस बच्चे के लिए जो सबसे पौष्टिक आहार है वो सिर्फ माँ का दूध है, उसका शरीर है। क्योंकि अब तक वो जो भोजन ले रहा था 9 महीने से भी वो पोषण तो ले रहे, लेकिन कैसे? माँ ने जो भोजन लिया है, माँ जो खाना खा रही है, उससे जो पोषण निकल रहा है वो बच्चे को दिया जाता है। तो अब डायरेक्ट अगर बच्चे को बाहर का खाना खिलाएंगे तो उसका शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक जो बच्चे का जन्म हुआ तो उसका ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। वो धीरे धीरे बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं, उसका शरीर धीरे धीरे अन्य चीज़ों को एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना सीखता है। तो सबसे पहले उसका शरीर सिर्फ माँ के दूध को ही पचा पाता है, ठीक है। तो अब जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है तो उस दूध पिलाने से क्या लाभ होते हैं माँ को और बच्चे को, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है ये हमेशा तैयार मिलता है, यानी कि माँ का दूध हर जगह अवेलेबल रहेगा। बच्चा कहीं भी जाए, माँ के साथ किसी भी टाइम रहे, तो जब बच्चे को भूख लग सकती है वो उस माँ उसको प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि इसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके साथ साथ इसको बनाने की कोई झंझट नहीं रहती, यानी कि इसको उबालना नहीं पड़ता, इसको गर्म करके ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बच्चे को भूख लगे उसे पिला सकते हैं, उसकी आपूर्ति की जा सकती है और उसकी भूख को शांत कर सकते हैं। स्तनपान में कोई खर्च नहीं आता, परंतु इसे खरीदना संभव नहीं है, यानी कि जो माँ का दूध होता है, एक माँ के दूध को हम कभी खरीद नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यह जो माँ का दूध होता है इसको माँ के द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाने में कोई खर्चा नहीं आता। माँ जब चाहे, जितना चाहे अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन इसे खरीदना संभव नहीं, यानी कि इस माँ के दूध को कभी खरीदा नहीं जा सकता। आजकल तो कई सारे मदर मिल्क बैंक बन गए जहाँ पे माँ जो अलग अलग माएँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने दूध को स्टोर करवाती है, जिससे जो बाकी बच्चे होते हैं उनको, जिनके माँ नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो आजकल तो ऐसी टेक्निक आ गई है कि माँ के दूध को खरीदा जा सकता है। फिर है रोगोत्पादक जीवाणुओं से पूर्णतः मुक्त होता है, यानी कि आजकल बाहर का जो पैकेट वाला दूध आता है, पैकेट वाला हो गया, या फिर जो बाहर के जो डेयरी से दूध आता है, उस दूध में कई प्रकार के मिलावटें मिली होती हैं, यानी कि वो दूध प्योर नहीं निकाला जाता। अब उसमें कई सारे बैक्टीरिया भी इंक्लूड होते हैं। तो जब बच्चे को ऐसा दूध पिलाया जाएगा तो उसका शरीर उनसे लड़ने के लिए अभी तक रेडी नहीं होता।
तो ऐसी कंडीशन में माँ का शरीर का जो दूध होता है, यानी कि माँ का जो दूध होता है बच्चे को शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और सभी रोगाणुओं से मुक्त होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया उस दूध में प्रोवाइड नहीं होता, यानी कि उसमें ऐड नहीं होता है। फिर है स्तनपान कराने से कम कार्य करना पड़ता है, यानी कि स्तनपान जब करवाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है माँ के द्वारा बच्चे को, तो उस समय जो माँ की पोजीशन होती है सबसे कंफर्टेबल होती है, स्तनपान कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती और बोतल धोने की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी कि जब माँ के द्वारा बच्चे को बाहर का दूध पिलाया जाता है तो उसमें कई प्रकार के कार्य बढ़ जाते हैं। दूध लाया, उसको गर्म किया, गर्म करके ठंडा किया, ठंडा होने के बाद बोतल में डाला, बोतल में डालने के बाद उस बच्चे को पिलाना, तो ये सारे काम इसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो उस समय कोई काम नहीं रहता, उस समय माँ के द्वारा से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, दूध पिलाने के बाद काम खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि स्तनपान कराने से स्त्री को रजोधर्म विलंब से शुरू होता है, फलतः इनफर्टिलिटी की अवधि भी बढ़ जाती है। यानी कि जब कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो कुछ टाइम के लिए उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाता है, जिससे वो आसानी से अपने बच्चे की केयर कर सकती है। फिर आगे बात करें कि स्तनपान करने से शिशुओं को अधिक मातृत्व का प्यार मिलता है, यानी कि माँ और बच्चे का जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है पिता के कंपैरिजन में माँ के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, क्योंकि माँ उनको 9 महीने से अपने कोख में लेके चलती है और जिससे उनका एक क्या कहते हैं इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और उसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के द्वारा जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो एक फिजिकल कनेक्शन बन जाता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मातृत्व प्यार, ये बढ़ जाता है। और जब उसको स्तन से लगा कर दिया जाता है तो प्यार और सुरक्षा की अनुभूति होती है, यानी कि बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीते हुए सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करता है। तो ये कई सारे लाभ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो एक माँ के द्वारा बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिंग किसे कहते हैं और बालकों को दिए जाने वाले जो अर्थपूरक ठोस पदार्थ हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं कि विनिंग क्या होती है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा, अभी हमने देखा था कि जब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद हम माँ बच्चे को क्या पिला रहे हैं, माँ का दूध पिला रहे हैं। अब माँ का दूध उसे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो पिलाते नहीं है, उसका भी एक निश्चित टाइम होता है। फिर उस दूध के बाद यानी कि जब बच्चे को दूध चुड़ाया जाता है, दूध चुड़ाने के माँ का दूध चुड़ाने के बाद उसको कोई दूसरा आहार खिलाया जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। और वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना यही विनिंग कहलाता है। यानी कि अगर हम विनिंग की परिभाषा देखें, यानी कि जब बालक को स्तनपान करना छुड़ाया जाता है, स्तनपान बंद करवा के जो बाहर का आहार यानी कि ठोस आहार देना प्रारंभ किया जाता है। यानी कि एक ऐसे प्रोसेस जिसमें बच्चे का स्तनपान छुड़ाया जाता है और उसको जो अर्थपूरी ठोस होते हैं, यानी कि बाहर का जो दूध होता है, माँ के दूध के अलावा जो बाहर का जो दूध होता है वो पिलाया जाता है, कुछ जूस पिलाए जाते हैं, कोई धीरे धीरे ठोस चीज़ें होती है वो खिलाई जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, विनिंग। अब ये जो विनिंग है ये कितने टाइप से हो सकती है, यानी कि बच्चों को विनिंग की प्रोसेस कितने प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं, बच्चे को सिर्फ दूध पिलाया जा रहा था, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जा रहा था। अब जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा रहा था तो उसको अचानक तो बंद करके रोटी तो खिलाया नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, जब बच्चे को माँ का दूध छुड़ाया जाता है, इसको कम किया जाता है, तो उसको बाहर का जो दूध होता है यानी कि पैकेट वाला जो दूध होता है वो दिया जाता है, उसको पैकेट वाला दूध देंगे। इसके साथ साथ जो फलों का रस है वो दिया जाता है। अब रस देंगे, इसके साथ साथ हम लोग क्या दे सकते हैं, जो सूप है, दलिया वगैरह है, उनका दालों का पानी दिया जा सकता है, सूप, दाल का पानी। यानी कि जब अचानक दूध बंद नहीं कर सकते तो दूध की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, यानी कि पूरक पदार्थ दे रहे हैं, यानी कि दूध को रिप्लेस करके दूध की जगह हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, पूरक पदार्थ। अब स्टार्टिंग में तो यही सारी चीज़ें देंगे हम लोग। अब ये सारी चीज़ें कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में। तो सबसे पहला टाइप है विनिंग में अर्धपूरक ठोस पदार्थ होते हैं, पूरक पदार्थ होते हैं, उनका पहला टाइप है तरल अवस्था का पदार्थ, जिसमें माँ के दूध को कम करने के लिए बच्चों को बाहर का दूध दिया जाता है या फिर फलों का रस पिलाया जाता है।
और साथ में सूप या दाल का पानी दिया जाता है, जिससे वो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को भी डाइजेस्ट करना सीख जाए। अचानक उसको अगर हम ठोस चीज़ें देंगे तो वो नहीं चबा पाएगा, नहीं खा पाएगा, नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। इसलिए उसको पहले लिक्विड सप्लीमेंट दिया जाता है, यानी कि उसको लिक्विड चीज़ें देंगे, वह इन चीज़ों को खाना शुरू करेगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। फिर उसके बाद बच्चों को जो दूसरा पूरक पदार्थ दिया जाता है वो होता है अर्ध ठोस पदार्थ, या फिर कह सकते हैं अर्ध तरल पदार्थ, यानी कि आधा लिक्विड आधा ठोस। अभी तक हम सिर्फ उसे लिक्विड दे रहे थे, अब लिक्विड देने के बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, उसे आधा लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं और आधा ठोस फॉर्म में दे रहे हैं। इसमें क्या हो गया कि जो दाल थी, अभी तक हम लोग दाल का पानी दे रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो दालें होती हैं, दालों को उबाल लिया, उसको पूरा मैश कर लिया, ठीक है, दालों को उबाल के पूरा मैश करके वो बच्चों को खिला दिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। अब वो दाल है, अब दाल ठोस भी है, दाल ठोस ने हमने क्या किया, उसको सिर्फ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब आधा लिक्विड भी है आधा ठोस भी है। तो जब इस तरीके का दिया जाता है तो उसे कहते हैं अर्ध तरल, या फिर कह सकते हैं अर्ध ठोस। दूसरा टाइप ये है कि अर्ध ठोस पूरक पदार्थ। सबसे पहला तरल पदार्थ हम लोगों ने देख लिया, फिर उसके बाद उसको अर्ध तरल पोषण पदार्थ दिया जाता है, जिससे कि वह लिक्विड के साथ साथ जो ठोस चीज़ें होते हैं, ठोस सप्लीमेंट होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट करना सीख जाए। फिर उसके बाद जो तीसरा है ठोस पदार्थ, यानी कि जब बच्चा इन सभी चीज़ों को पचाना सीख जाता है तब उसे ठोस पदार्थ दिए जाते हैं, यानी कि उसको फ्रूट्स दे दिए, फ्रूट मैश करके दे दिए, कटिंग करके दे दी। मान लो रोटी होती है, रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के वो बच्चे को देना शुरू कर दिया, तो ये धीरे धीरे एक प्रोसेस अपनाई जाती है। जिस प्रकार बच्चा जन्म लेते ही दौड़ना शुरू नहीं करता, उसको एक एक स्टेप सिखाया जाता है, हाथ पकड़ के चलाया जाता है, फिर वह घुटनों के बल चलेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। उसी प्रकार बच्चों को पहले लिक्विड सप्लीमेंट दिया जाता है, उसके बाद सेमी लिक्विड, फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म देते हैं। तो ये विनिंग की प्रोसेस होती है कि जब बच्चे को माँ का दूध चुराकर अर्ध पूरे ठोस, यानी कि इसकी जगह उसके अदर सप्लीमेंट दिए जाते हैं आहार के लिए, तो ये हमारी विनिंग की प्रोसेस कहलाती है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को जो पूरक आहार दे रहे हैं, यानी कि अभी तक हम जो ये सप्लीमेंट दे रहे थे, ये देते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसकी मात्रा थोड़ी रखनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो साइज़ होती है, उनका पाचन तंत्र की क्षमता होती है, बहुत कम होती है। तो बच्चों को जब हम पोषक पदार्थ दे रहे हैं या फिर जो भी अदर सप्लीमेंट देंगे, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम रखनी चाहिए। भले ही दिन में 4 टाइम दें, लेकिन 4 टाइम में भी 4 चम्मच देंगे तो भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि शिशु इसे आसानी से पचा लेता है, यानी कि वो इसे आसानी से डाइजेस्ट कर पा रहा है, तब हम इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उसको कटोरा भर के अगर खिलाना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका शरीर, उसका जो पाचन तंत्र है वो उसको पचा नहीं पाता है। फिर दूसरा है कि आहार प्रतिदिन बदल बदल कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके का आहार देंगे तो जो बालक है उसी आहार के लिए क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो फिर अगर हम उसको फिर दूसरा आहार खिलाएंगे तो वो कभी नहीं पचा पाएगा, ना उसे सूट होगा। इसलिए अगर जो भी हम पूरक आहार दे रहे हैं, आज मान लो हमने दूध दे दिया तो कल हम लोग जूस दे सकते हैं, परसों हमने सूप दे दिया, दाल का पानी दे दिया, फिर वापस मेन्यू चाहे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही चीज़ें खिलाई जाएगी तो उस चीज़ों को पचा नहीं पाएगा, ना ही उसे डाइजेस्ट करने की इसमें विकास हो पाएगा। फिर है, एक ही प्रकार का खिलाने से शिशु का जो मन है उस आहार के प्रति ऊब जाते हैं, यानी कि अगर हमें भी एक ही खाना दिया जाए सुबह शाम तो हम भी नहीं खा पाएंगे, ऊब जाएंगे। तो उसी प्रकार बच्चे को एक ही तरीके का अगर पूरक आहार देंगे तो उसे खा नहीं पाएगा। फिर है, शिशु के पूरक आहार में एक समय में कई नए आहार सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा एक आहार के प्रति आदी हो जाता है तथा रुचिपूर्वक खाने लगे तभी दूसरा आहार प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग बातें। कैसे? दूसरा पॉइंट तो था कि हमें आहार लगभग प्रतिदिन बदल देना चाहिए, यानी कि एक ही जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आहार हमें सम्मिलित करके नहीं देना चाहिए, यानी कि हम लोगों ने तो क्या कर दिया कि अलग अलग दालें बना दी, सूप बना दिया, सूप और दाल दोनों मिक्स करके बच्चे को दे दिए। अलग अलग तरीके के जो जूस थे, अलग अलग जूस निकाले, सेब का निकाल लिया, आम का निकाल दिया, संतरे का निकाल दिया, वो सब मिक्स करके बच्चे को दे दिए। यानी कि हमें मिक्स करके नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे मिक्स करके देंगे तो बच्चा वो जो अलग अलग टेस्ट होते हैं और जो अलग अलग डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है उससे समझ नहीं पाएगा, उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर हम उसे 4 चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं तो मिक्स करने के बजाय ये 4 चीज़ें हम लोग 4 दिन दे सकते हैं अलग अलग, जिससे वो हर एक टेस्ट को समझ पाएगा और हर एक टेस्ट को डाइजेस्ट किस प्रकार किया जाता है उसका शरीर उसके प्रति आदी हो जाएगा। फिर जब बच्चा भूखा हो तभी उसे नया आहार खिलाना चाहिए, अन्यथा वो उसे कभी नहीं खा सकेगा। यानी कि जब भी अगर हम बच्चे को दूध छुड़ा रहे हैं तो हमने ऐसा नहीं कि हमने उसको पहले तो भरपेट दूध पिला दिया फिर उसके बाद हम उसे कुछ नया जूस पिला रहे हैं। जब बच्चा भूखा हो अगर तब हम उसे कोई नई चीज़ खिलाएंगे तो उसे भूख की वजह से जल्दी खा पाएगा और अच्छी तरीके से खिला भी पाएगा।
फिर यदि शिशु विशेष आहार के प्रति अरुचि दिखाए तो कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे को हम नई चीज़ खिला रहे हैं, नई चीज़ खिलाने के बाद उस बच्चे का मन नहीं है, यानी कि वो अरुचि दिखाए, यानी कि उसे पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर हम उसे ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो वो नहीं खा पाएगा। तो हमें क्या करना है कि वह चीज़ कुछ दिन के लिए टाल देनी चाहिए, यानी कि अगर हमने 1-2 दिन छोड़ दिया, अब नहीं खिला रहे, कुछ दिन बाद उसे फिर से देना चाहिए, तब वो हो सकता है कि और अच्छे से खा पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। अलग अलग खाद्य पदार्थों की तुलना में मिश्रित भोजन अधिक सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दूध, दलिया, मिश्रित सब्जियां, सूजी की खीर, चावल दाल का हलवा, दूध, अंडा, इडली, यानी कि ये जो अलग अलग ठोस पदार्थ होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों से बने जो व्यंजन होते हैं, ये कुछ टाइम बाद खिलाना भी शुरू कर देना चाहिए। फिर इसके बाद यदि किसी भोजन को शिशु नहीं पचा पाता है तो उसे कुछ दिनों तक नहीं खिलाना चाहिए, कुछ दिनों तक उसे टाल देना चाहिए। तो ये सारी बातें होती है कि जब हम बच्चे का दूध छुड़वा कर, माता का स्तनपान छुड़ाकर उसे जो दूसरे ठोस पदार्थ, पूरक पदार्थ है, वो सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शैशवावस्था में बालकों में पाचन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां होती है। अब पाचन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब बच्चे के पाचन के लिए हम तो क्या दे रहे हैं, उसे सिर्फ दूध खिला रहे हैं, यानी कि सरल भाषा में बोले तो तरल पदार्थ दे रहे हैं। अब बच्चे को जब तरल पदार्थ दिया जा रहा है तो उसमें पाचन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब पाचन से रिलेटेड कई सारी हो सकती है। जब बच्चे का जन्म हुआ है तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाए, टाइम लगेगा समझने में, सोचने में। तो उसी तरीके से जो शैशवावस्था में जब बच्चे को नया आहार दिया जाता है या फिर दूध पिलाया जाता है तो शुरू में बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि उससे हम कह सकते हैं कि डायरिया भी हो सकता है, कब्ज़ की समस्या भी हो सकती है। यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, डायरिया, कब्ज़ हो सकता है, वायु विकार भी हो सकता है। कई सारे यहाँ पे लिखे हुए कोई भी 2 विकार, लेकिन आपके सिलेबस में कई सारे विकार हैं, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सारे विकार पढ़ के जाने, लेकिन उनमें से पूछे कि इन्हीं 2 को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अब डायरिया क्या होती है, यानी कि जब बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है तो दूध पिलाने के बाद वो जो दूध है बच्चे के शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वह मूत्र के साथ या फिर कह सकते हैं मल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल रहा है, यानी कि एक भी पोषक पदार्थ उसके शरीर में एडजस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, उसका शरीर पचा नहीं पा रहा है, तो वो दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो बीमारी कहलाती है ये डायरिया कहलाती है। फिर दूसरा है कब्ज़। कब्ज़ और डायरिया लगभग एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। डायरिया में हमने बात की कि ये दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर में कुछ भी नहीं रहता, शरीर लगातार पानी की कमी होती जाती है। लेकिन कब्ज़ में क्या होता है कि जो बच्चे को पोषण दिया है, दूध दिया है, उसका शरीर ने उसको पाचन नहीं किया, यानी कि वो भोजन पचा नहीं और उसके शरीर में ही वो जम चुका है, और जब उसको मल मूत्र त्यागने जाता है तो मल त्यागने की अवस्था में उसके शरीर से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी स्थिति में पेट भरा भरा सा लगता है, उस खाने की कुछ इच्छा नहीं होती, तो वो ऐसी स्थिति होती है कब्ज़ की। फिर है दूसरा वायु विकार, यानी कि जब बच्चे को स्तनपान कराया जा रहा है, स्तनपान करवाते समय बच्चे के जो स्तनपान कराने की पोजीशन अगर गलत है, अगर सही तरीके से सही पोजीशन में उसको स्तनपान नहीं करवाए तो बच्चे का जब दूध पीते समय दूध के साथ साथ उसके जो श्वास नली से होते हुए वायु अंदर चली जाती है, और जब वायु शरीर के अंदर चली जाएगी तो उसका जो शरीर है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो खाना पचा नहीं पाएगा, मरने लगेगा, रोने लगेगा। तो ये क्या कहलाता है, वायु विकार, यानी कि वायु के कारण क्या शरीर में विकार हो रहा है, बीमारी हो रही है। और ये सारी बातें कब होती है, स्तनपान करते समय। तो सबसे मेन बात होती है कि जब भी बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि माँ की जो स्तनपान कराने की पोजीशन सही है या नहीं है, बच्चे की पोजीशन सही है या नहीं, कि सही तरीके से पिला रहे हैं या नहीं पिला रहे। अगर नहीं पिला रहे तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये से कई सारे बच्चे के पाचन संबंधी समस्याएँ होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं बच्चों में आँखों में सूजन भी आ सकती है, और जो निपल्स वाला एरिया होता है वहाँ पे क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये कई सारी बीमारियाँ होती है जो पाचन के कारण माँ और बच्चे के शरीर में पाई जाती है।
अगला है संचार और कला, दोनों का मिश्रित रूप है, यानी कि संचार विज्ञान और कला दोनों का मिश्रित रूप है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट करो, यानी कि इस कथन का अर्थ क्या है उसको बताना है। अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट यूनिट है, हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है संचार से रिलेटेड, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है कि ये जो कम्युनिकेशन है आर्ट और साइंस दोनों के अंदर इंक्लूड की जाती है। लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन क्यों है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। हम बात करते हैं, यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, एक कला और एक विज्ञान। अगर हम संचार की बात करें, संचार का अर्थ होता है कि विचारों का आदान प्रदान, यानी कि विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, वो संचार कहलाता है। अब संचार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कला के बारे में। अगर हम कला की बात करें, यानी कि कला यानी कि कोई भी आर्ट हमारे पास क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने विचारों का किस प्रकार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लो कोई मूवी का सीन है, कोई फिल्म वगैरह होगी, ठीक है। अब फिल्म में कई सारे कलाकार काम करते हैं, उनके कई सारे डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग की एंट्री करनी होती है, यानी कि डायलॉग को किस प्रकार लोगों के सामने, कैमरे के सामने एक्सप्रेस किया जाता है। उनको जो पूरी है, क्या कहते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो याद करते हैं और अपनी कला के अनुसार उसको लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, कैमरे के सामने दिखाते हैं। अब जैसे हम लोगों को बोला जाए कि आप लोग मूवी में काम करो, या फिर हम आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आपको कैमरे के सामने सिर्फ बोलना है, तो हम लोगों से नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों में क्या है, वो उनके खुद की कला है, यानी कि उनमें क्या एक आर्ट है कि उनने जो स्क्रिप्ट दी हुई है, इन्हें लोगों के सामने, कैमरे के सामने किस तरीके से बात करनी है, लोगों के सामने किस तरह अपने जो विचार है वो रखने हैं, कौन से वर्ड का सही इस्तेमाल करना है, कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये सारी क्या कला के अंतर्गत आती है कि उस व्यक्ति में ये सारी कलाएँ पाई जाती, वो कैसे उस लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये तो ये क्या होगी, इसकी क्वालिटी होगी, यानी कि उसके पास उसके विचार हैं, वो उसके विचार लोगों के सामने कैसे प्रदर्शित करता है, वो उसके अंदर गुण है उसके। लेकिन जब उसके गुण हम लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, अब जब कोई भी कलाकार है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने विचारों को लोगों के सामने रखता है, वो अच्छी तरीके से बात करता है, लोगों को उसे समझाना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उसके पास कोई साधन ही नहीं है और उसको बिना किसी कैमरे के, कोई कैमरा नहीं है, कोई भी नहीं है, बिना किसी कैमरे के अगर उसे कहा जाए कि तुम लोगों के सामने अपने विचारों को, तो वो कैसे रखेगा लोगों के सामने। जब वहाँ पे वो लोग शूटिंग करते हैं तो शूटिंग करते समय उनके सामने कई सारे गैजेट्स होते हैं, उन्होंने अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत किए और फिर उस टेक्निक के द्वारा लोगों तक पहुँचाए गए। हर किसी ने उनके जो गुण होते हैं, उनकी कला होती है, उनको देखा, किसके थ्रू, विज्ञान के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तकनीक। यानी कि बिना तकनीकी के अपने विकरणों को या फिर कह सकते हैं कलाओं को, अपने गुणों को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि कला गुण होने के साथ साथ जब तक हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, बिना तकनीक के हम उसे लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकते। जैसे कि हम लोग बात करें, इंस्टाग्राम सब लोग यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया क्या काम आ रहा है, अपने लोगों के विचार रखना है, फोटोज़ दिखा रहे हैं, आज हम वहाँ गए, ये क्या, इस तरीके की क्या मेरे क्या विचार है, मैं इस बारे में क्या राय रखता हूँ, मैंने ये ट्वीट कर दिया, ये फ़ोटोज़ अपलोड की, ये वीडियोज़ है यहाँ का, ये ऐसी जगह इस तरीके की होनी चाहिए, ये सब हम लोग अपने विचार यहाँ पे अपलोड करते हैं, यानी कि अपने विचार बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये क्या है, एक तरीके की तकनीक है, ये क्या है, हमारी एक तरीके की तकनीक है, यानी कि हम इस तकनीक के थ्रू अपने विचारों को बता रहे हैं, यानी कि तकनीकों के द्वारा अपने विचार को प्रदर्शित किया जा रहा है। कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। जब अपने विचार प्रदर्शित कर रहे हैं बिना किसी तकनीक के, अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। किसी के पास सोशल मीडिया है लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई कला नहीं है, यानी कि वो किस तरीके से अपने विचार दूसरों तक पहुँचाएं। मेरे पास जो विचार है, मैं आज चाहती हूँ कि सारी दुनिया उस विचारों को देखे, सारी दुनिया को पता चले कि मैं कैसे सोचती हूँ, मैं इस बारे में क्या राय रखती हूँ, मेरे क्या विचार है, वो लोगों तक पता चले। लेकिन बिना तकनीक के, बिना विज्ञान की सहायता से मैं अपने विचार लोगों तक नहीं पहुंचा सकती। आजकल कई सारे तरीके के फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, गूगल मीट्स के थ्रू मिल सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। तो ये सारी क्या टेक्नोलॉजी है अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने की, यानी कि इन सभी टेक्निक्स के थ्रू ही हम अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरे में कला है कि मैं किस तरीके से अपने विचार लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो वो तो है कला, यानी कि मेरे में ये गुण है, लेकिन मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ अपने गुणों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, कला। इसका मतलब है कि संचार करने के लिए कला के साथ साथ, यानी कि गुण के साथ साथ, विचारों के साथ साथ
तकनीक का होना भी ज़रूरी है, बिना तकनीक के हम अपनी कलाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या पता चला कि संचार करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कला के साथ साथ विज्ञान का होना भी आवश्यक होता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि संचार कला और विज्ञान दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी कि संचार करने के लिए कला और विज्ञान दोनों होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी कि इसको हमने स्पष्ट कर दिया, हमने पूरा इसको सॉल्व किया कि हाँ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कला और विज्ञान दोनों ही संचार के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संचार के नियमों का वर्णन कीजिए, यानी कि संचार के नियम कौन कौन से होते हैं, संचार करने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके वो अंतर्गत, जिस लिमिट्स के अंतर्गत उस कार्य को कंप्लीट करना चाहिए। तो जो संचार का टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कला और विज्ञान के बारे में बात की। फिर उसके बाद में है कि संचार के नियम कौन कौन से। अब संचार के नियमों की बात करें कि संचार करने के जो सबसे पहला नियम होता है, यानी कि अगर हम अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं, विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहली बात होती है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई मैसेज कर रहे हैं लोगों को, यानी कि अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग टाइपिंग वगैरह करते हो, मैसेज करते हो लोगों को, लेकिन जब हम कोई मैसेज कर रहे हैं उसको आधा अधूरा छोड़ दिए, यानी कि हमें कोई भी अपने विचार लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो बात क्या होनी चाहिए, अपने विचार स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि उन बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे कि जिसको हम लोग पहुँचा रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, दो लोग होते हैं, एक होगा प्रेक्षक और एक होगा श्रोता। एक तो जो मैसेज भेज रहा है और एक होगा जिसे मैसेज भेजा है। मैसेज भेजने वाले हम और जिसको भेजा है, मान लो हमारा फ्रेंड हो गया, मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, यानी कि मैं तो कौन हूँ, प्रेक्षक, और मेरा फ्रेंड क्या हो गया, श्रोता हो गया। और मैंने जो भेजा है यानी कि मेरा मैसेज, इसे क्या कह दिया हमने, संदेश। यानी कि प्रेक्षक द्वारा जो संदेश भेजा जाता है श्रोता को, उसमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए, जिससे कि वह श्रोता आसानी से समझ पाए। तो ये पहला नियम हो गया, संचार करने के लिए विचारों में, संदेशों में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है समयानुकूलता, यानी कि रेलिवेंट। रेलिवेंस का मतलब है समय के अनुकूल, यानी कि मैं कोई भी, यानी कि प्रेक्षक को कोई भी अगर संदेश भेज रहा है, संदेश या फिर कोई भी विचार भेज रहा है, तो विचार वो समय के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि किस समय में हमें कौन से विचारों को प्रकट करना है, वो समय अनुकूल है या नहीं अपने विचारों को रखने के लिए, इस बात का ध्यान प्रेक्षक को होना चाहिए। फिर उसके बाद है एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, यानी कि कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन से एनवायरनमेंट में हमें किस तरीके के संदेशों का, विचारों का उपयोग करना है, कौन से शब्दों का उपयोग करना है। तो हम सभी में ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम संचार कर रहे हैं तो हमारे शब्दों का इस्तेमाल सही हो, विचार करने का तरीका सही हो, और हमने जो माध्यम चूज़ किया है, माध्यम एक शब्द आएगा यहाँ पे, माध्यम। माध्यम का अर्थ होता है मीडियम, यानी कि हम लोग अपने विचारों को पहुंचाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं। मान लो हमने कॉल कर दिया तो हमारा मीडियम क्या हो गया, कॉल। मैंने कॉल किया, मैं प्रेक्षक, मैं जो बात करूंगी वो हो गए मेरे विचार या फिर संदेश। जिसको कॉल किया यानी कि मेरा फ्रेंड वो हो गया श्रोता, और मैंने मीडियम कौन सा चूज़ किया है, कॉल। अगर मैं मैसेज चूज़ करती हूँ तो मेरा माध्यम क्या हो जाएगा, मैसेज। ईमेल कर रही हूँ विचार के लिए तो मेरा माध्यम क्या हो गया, ईमेल। तो ये अलग अलग माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना है, सही एनवायरनमेंट का यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमें फीडबैक भी लेना है, यानी कि सहयोग भी लेना है। यानी कि अगर हम कोई विचार अपने रख रहे हैं तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करूं, इस तरीके से सिलेक्ट करूं कि जो श्रोता है उसके विचारों को आघात ना पहुंचे। यानी कि जो भी अपने विचार रख रहे हैं, ऐसे शब्दों का सिलेक्शन करना है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है, ऐसा मीडियम यूज़ करना है जिससे कि इसको कोई परेशानी ना हो। और इसको क्या तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि मान लो मैंने कोई मैसेज भेज दिया, मैंने कोई संदेश भेजा, कोई ईमेल कर दिया, इससे इसको कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, उसको कैसा लगा, किस तरीका इन्होंने महसूस किया, इन्होंने क्या समझा, ये भी हमें क्या लेना है, फीडबैक लेना है। यानी कि वापस इनसे पूछना है, हमें पता करना है कि मैंने जो संदेश भेजा है इसका क्या प्रभाव रहा, क्या गलत था इसमें, क्या सही था, इन्होंने क्या महसूस किया, इनके विचारों को वापस जानना क्या कहलाता है, फीडबैक। फिर उसके बाद है समझदारी, यानी कि मैसेज भेजने के लिए समझदारी होनी चाहिए, यानी कि अपना संचार करने के लिए, संदेश भेजने के लिए कि हम लोगों ने कैसे शब्दों का उपयोग किया है, श्रोता को किस तरीके से हम लोग भेज रहे हैं, माध्यम सही होना चाहिए, विचार सही होने चाहिए, उसकी जो सोच होती है वो कैसे सोच रखते हैं,
यानी कि अगर कोई लेखक है, अगर कोई लेखक अपनी कहानी लिख रहा है, बुक लिख रहा है, तो वह ऐसे वर्ड का यूज़ करेगा कि जिससे जो भी उसकी बुक पढ़े, जो भी पढ़ने वाला श्रोता है, उनकी बुक पढ़े तो उस बुक पढ़ने के बाद वो ज़्यादा खुश हो जाए, ना कि निराश हो जाए। उस लेखक के प्रति वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि ये जो लेखक बुक लिखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शब्दों का सिलेक्शन करते हैं, जो टॉपिक होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये क्या होती है, समझदारी होती है कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। फिर है संवेदनशीलता, यानी कि हम क्या होनी चाहिए, मैसेज में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यानी कि हमें भावनाओं का ध्यान रखना है कि किसी भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसी भी जाति धर्म की अवस्था होती है तो उनको ठेस ना पहुँचे, इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी कि संपूर्णता होनी चाहिए, यानी कि मैसेज कर रहे हैं, हमने कोई भी संदेश भेजा है उसमें क्लैरिटी के साथ है, यानी कि स्पष्ट तो होना चाहिए कि उसे क्या बात समझ में आ रही है, उसके साथ साथ वो बात पूर्ण भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 3-4 अलग अलग मैसेज कर दिए। संदेश भेजने के लिए अगर हम एक ही मैसेज का उपयोग करना चाहते हैं तो वह शॉर्ट भी होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ साथ वो मैसेज पूर्ण भी होना चाहिए, यानी कि उस एक चीज़ से सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, यानी कि उस संदेश में क्या होना चाहिए, संपूर्णता, यानी कि वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये संचार के नियम है, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए ये सारे पॉइंट अगर क्लियर है, सही है, तो ही हमारा जो संचार है वो क्या हो सकता है, प्रभावी, इफेक्टिव हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। संचार के 7C क्या है? संचार के 7C, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि 7C कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम लिखो, तो आपको ये सारे नाम लिख के आने, संपूर्णता, संक्षिप्तता, विचार, ठोसता, स्पष्टता, शिष्टाचार और शुद्धता। यानी कि जब भी 7C की बात आएगी तो 7C में हर एक टॉपिक को या फिर हर एक जो पॉइंट है, हर एक बिंदु को समझाइए, तो आपको ये सारे नाम लिख के इनको समझाना है। सबसे पहला पॉइंट है संपूर्णता। संपूर्णता पे अभी हमने बात की कि जब भी अगर हम कोई मैसेज भेजें, यानी कि संचार कर रहे हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम आधा अधूरा मैसेज करेंगे तो हमारा जो संचार है वो प्रभावी नहीं होगा। यानी कि कोई भी संचार, कोई भी कम्युनिकेशन, यानी कि हम अपने विचार रख रहे हैं तो इस तरीके से लोगों को बताएं कि वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाए, यानी कि वो प्रभावी हो जाए, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो हमें इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी विचार भेजे, कोई भी संदेश भेजे तो उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी कि वो पूरा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्तता। पूर्ण होने के साथ साथ मैसेज शॉर्ट होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग टाइपिंग वगैरह करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हो, बिल्कुल नहीं रखते। शॉर्ट में क्या करते हो, छोटे छोटे पॉइंट बना के उसको मैसेज करते हो, जिससे क्या होता है कि मैसेज शॉर्ट है लेकिन हमारे जो सारे पॉइंट है वो क्लियर हो रहे हैं। ईमेल भी करते हैं अगर हम किसी को, तो उसमें जो मेन पॉइंट होती है हेडिंग लगा ली कि किससे रिलेटेड हमने मेल किया है, और फिर उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स बना के अपनी जो मेन बातें होती है वो लिख देते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्लियर वर्ड्स का यूज़ किया, मैसेज पूरा लिखा, लेकिन मैसेज पूरा लिखने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, उसे शॉर्ट रखा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी मैसेज होगा तो जो पढ़ने वाला श्रोता होगा वो बोर हो जाएगा और वो आधा पढ़ने के बाद छोड़ देगा। तो इसलिए मैसेज इस तरीके से रखना है, संचार इस तरीके से करना है कि जो भी श्रोता उस मैसेज को पढ़े उसको इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग क्यों लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जल्दी पढ़ेगा। मैसेज पूरा होगा तो उसे जल्दी समझ में आएगा, बातों में क्लैरिटी होगी, वर्ड सही होंगे तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। फिर है विचार, यानी कि संचार कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचार शुद्ध होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे विचार सही है, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना है कि किसी को बुरा न लगे, सही वर्ड का इस्तेमाल करें, हमारे विचार कैसे हैं, लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर ठोसता होनी चाहिए, यानी कि अगर हम जो भी बात बता रहे हैं, जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो रियलिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इमेजिनरी बातें करके उन्हें बता रहे हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता। यानी कि अगर हम सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा करने से संचार कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर हम इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करते तो वो संचार, कम्युनिकेशन हमेशा नेगेटिव में जाएगा। तो इसलिए संचार पॉजिटिव कब होगा, इफेक्टिव कब होगा, कि जब हम ठोस बातों पर ध्यान देंगे। यानी कि उसको ठोस लिया, फिर कोई मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया, तो उससे रिलेटेड अगर कोई संचार कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, जाएगा पॉजिटिव में जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर अगला है स्पष्टता होनी चाहिए। ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, ये पॉइंट हमारा नियम के अंदर भी है कि अगर कोई भी बात कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आ सके। शिष्टाचार होना चाहिए, यानी कि ऐसे अभद्र शब्दों का यूज़ नहीं करना है जिससे कि जो भी श्रोता पढ़ने वाले को आहत पहुँचे। यानी कि ये कैसे लोफरो जैसी बातें लिखते हैं या फिर कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं
कि जो इसको शोभा नहीं देती, यानी कि संचार करने के लिए ऐसे सही शब्दों का इस्तेमाल करना है कि जिसका गलत मीनिंग ना निकले। फिर है शुद्धता, यानी कि अगर कोई भी मैसेज भेजें वो शुद्ध होना चाहिए, यानी कि वो मीनिंगफुली शुद्ध होना चाहिए, उसका जो अर्थ निकला है वो भी शुद्ध होना चाहिए। कुल मिला के जो श्रोता होता है उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी भावनाओं और उसमें कितनी सोचने की क्षमता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें संचार करना चाहिए। तो ये हमारा 7C जो हम संचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक मीडिया की विशेषता और इसके प्रकार बताइए। अब पारंपरिक मीडिया क्या होता है? पारंपरिक मीडिया दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा पारंपरिक मीडिया जिसे हम लोग लोक मीडिया कहते हैं। पारंपरिक मीडिया जिसे हम लोग लोक मीडिया भी कहते हैं, फोक मीडिया भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोक मीडिया है ये जो पुराने टाइम में यूज़ करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज का आधुनिक युग है। लोक मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पुराने टाइम में गाँवों की बात करें, गाँवों के टाइम में जो लोगों तक अपने विचार पहुँचाने के लिए, संचार करने के लिए कठपुतलियों का यूज़ किया जाता था, जिसके माध्यम से लोगों को जो अपने पौराणिक कथाएँ थी उनसे अवगत करवाया जाता था। अपने जो विचार होते थे, अपनी जो संस्कृति होती थी, उनको लोगों तक पहुँचाया जाता था। फिर नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी लोगों को बताया जाता है। नुक्कड़ नाटक का मतलब होता है कि जो कोई गली हो गया, कोई मोहल्ला हो गया, वहाँ पे जो एक संस्था होती है या फिर कोई भी NGO होता है, उनके द्वारा कुछ प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ के जो लोकल एरियाज़ होते हैं उस एक जगह पर इकट्ठा होकर उस कहानी से उनको अवगत कराया जाता है। संस्कृति, धर्म, कोई भी इसमें टॉपिक ले सकते हैं, उससे रिलेटेड लोगों को अवगत करवाया जाता है। तो ये भी एक पुरानी संस्कृति थी जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। फिर है नौटंकी। ये जो नौटंकी है ये पुराने गाँवों के टाइम में चलती थी। आज भी कई ऐसे गांव होंगे जो इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आज के आधुनिक युग से थोड़ा दूर है, सिटी से दूर रहते हैं, जहाँ आज भी लोग मिलजुल के रहते हैं, पुरानी जो पारंपरिक तरीके होते हैं उनको उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे आज भी जो नौटंकियाँ होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव चलती है। नौटंकी शब्द हम लोग आजकल ऐसे ही कहीं भी यूज़ कर कि ज़्यादा नौटंकी मत कर, लेकिन ये जो नौटंकी शब्द हो रहे हैं ये एक तरीके का नाटक हो सकता है। नौटंकी को हम लोग क्या कह सकते हैं? नाटक। ड्रामा वगैरह जो होते हैं, कहानी सुनाई जाती थी। गांव के जो चौपाल होते थे वहाँ पे जो बूढ़े वगैरह लोग होते थे वो गांव के जो छोटे बच्चे हो गए उनको पुराने टाइम की कहानियाँ बताते थे, जिससे वो उनके धर्म संस्कृति से उनको अवगत कराते थे। उन्हें बताया जाता था कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो किस प्रकार थी, किस प्रकार की संस्कृति आज बन गई है, हम किस तरीके से कार्य करते थे, कैसे हुआ करते थे, ये सारी बातें उन्हें कहानियों के माध्यम से बताई जाती हैं। और साथ ही साथ पहेलियाँ भी बताई जाती है, जिनका रूप आज लोगों ने कविता का रूप दे दिया है, जिसे आज हम लोग कविता कहते हैं। पुराने टाइम में हम लोग उसे पहेलियाँ कहते थे। तो ये सारे फोक मीडिया होते हैं जो हम लोग लोक मीडिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोशल मीडिया आ गया, फ़ोन, मोबाइल कह सकते हैं, टीवी, इसके साथ साथ हम लोग रेडियो की बात करें, रेडियो के अलावा देखें तो जो ईमेल्स होते हैं, गूगल मीट्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो इसके थ्रू हम लोग अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो लोक मीडिया होते हैं ये सिर्फ गाँवों में हुआ करते थे, आजकल भी होते होंगे। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जो लोग घूमने वगैरह जाते हैं उसमें इंटरेस्ट लेके देखते हैं, ऐसा खुद से कोई करना नहीं चाहता। तो ये हमारे लोक मीडिया होते हैं, पारंपरिक तरीके। अगला क्वेश्चन है रेडियो के लाभ व हानि बताइए। रेडियो क्या है हमारा? रेडियो भी हमारा एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत है, लेकिन ये आज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो ये जो रेडियो था पुराने टाइम में जब टीवी वगैरह नहीं आई थी, तब इस रेडियो की जो है हम कह सकते हैं कि रेडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसके कई लाभ भी थे। फिर जब धीरे धीरे नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हुए, मार्केट में विकास होता गया, तो इस रेडियो में भी कई सारे हानियाँ दिखाई देने लगी। फिर रेडियो से लोग टीवी की तरफ बढ़ने लगे। तो पहले देखते हैं कि रेडियो क्या क्या लाभ था। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पहुंच और दर्शकों की चयनात्मक पहुंच को कवर करने के लिए किया जाता था। यानी कि पुराने टाइम में जब लोगों को समाचार सुनने के लिए, देश विदेश की खबरों को जानने के लिए जब टीवी नहीं हुआ करता था,
तब सिर्फ रेडियो सुनने के माध्यम से, यानी कि सिर्फ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसमें अलग अलग जो आकाशवाणियाँ वगैरह आती थी, अलग अलग प्रोग्राम्स चलते थे, उनकी टाइमिंग फिक्स होती थी, उनके थ्रू लोगों तक विचार पहुँचाए जाते थे, यानी कि लोगों तक बड़े पैमाने पर उनको चयनात्मक सुविधाएँ देने के लिए। टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया जैसे सेवाओं की तुलना में इसकी लागत कम होती है, यानी कि अगर हम देखें रेडियो की जो प्राइस होती है, जो टीवी की तुलना में आजकल 1.5-2 लाख के टीवी आते हैं, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में रेडियो देखें तो रेडियो 2-3 हज़ार में भी मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। यानी कि इसकी जो लागत होती है, इसकी जो अमाउंट होती है, कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है। ये जो रेडियो होता है, रेडियो व्यापक रूप से उपलब्ध और किफ़ायती होते हैं, यानी कि रेडियो है आसानी से कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। रेडियो आपात स्थिति यानी कि जो इमरजेंसी होती है और ब्रेकिंग न्यूज़ की घटनाओं के दौरान तत्काल अपडेट प्रदान करते हुए वास्तविक समय में समाचार और सूचना पहुंचाता है। यानी कि ये जो रेडियो होता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, मान लो कि अगर रेडियो पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, रेडियो पे 10 बजे का टाइम है, आकाशवाणी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है और मान लो कहीं कोई घटना हो गई देश विदेश में, तो अगर देश विदेश में अगर कोई घटना हो गई है तो वह रेडियो पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो अचानक रुक के उस पर तत्काल ब्रेकिंग न्यूज़ बताई जाती है। यानी कि अचानक जो घटनाएं घटती है तो वो अपडेट करने के लिए रेडियो सबसे ज़्यादा सही रहता है। रेडियो स्टेशन जो होते हैं स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और क्षेत्रीय हितों और भाषाओं के अनुरूप में सामग्री प्रदान करते हैं। यानी कि रेडियो की खास बात ये है कि रेडियो के लिए स्थानीय जो समुदाय बने हैं, यानी कि वहाँ के जो लोकल एरियाज़ होते हैं, हर एक अतः क्षेत्रीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो स्टेशन पे अलग अलग भाषाओं में अपलोड कर सकते हैं। जिसमें फिर आगे बात करते हैं कि जो दर्शक होते हैं इस रेडियो के थ्रू अपने सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं, यानी कि दर्शकों में जो इमेजिनेशन की पावर होती है वो कितनी ज़्यादा एक्टिव है, वो इसके थ्रू ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि जो रेडियो होते हैं, रेडियो में हम लोग बात करते हैं कि रेडियो में सिर्फ सुनने के लिए होता है, हम लोग इसमें देख नहीं सकते, तो इसमें जो भी कहानियाँ आएगी, जो भी पात्र होंगे उसको हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ऐसा हो रहा है, यानी कि सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू, यानी कि ये सिर्फ किसका आधार है, कल्पनाओं का आधार है। इसमें जो रेडियो होता है हमें सिर्फ कल्पना करने की अनुमति देता है, इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो रेडियो होते हैं ये पोर्टेबल होते हैं, यानी कि इन रेडियो को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो हल्के होते हैं, इनकी लागत कम होती है, हल्के होने के कारण इनको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी बैठ के कभी भी सुन सकते हैं। और ये जो रेडियो होते हैं श्रोताओं को नए संगीत, जो नए नए म्यूजिक होते हैं, नए नए जो म्यूजिशियंस आते हैं, सिंगर्स आते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इन रेडियो पे चलाए जाते हैं, जिससे उनको एक मंच मिलता है, यानी कि उनको एक स्टेज मिलता है अपनी कला को दिखाने का। और जो श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनको नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, यानी कि वो नई नई चीज़ों से भी रूबरू होते हैं। फिर आगे जो होते हैं कि रेडियो के थ्रू लोग अपने विज्ञापन भी पकड़ते हैं, यानी कि पब्लिसिटी भी की जा सकती है, किसके थ्रू, रेडियो के थ्रू। फिर हम चलते हैं, ये तो पढ़े हम लोगों ने लाभ रेडियो के, अब देखते हैं रेडियो की हानि क्या क्या है, यानी कि रेडियो से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो रेडियो क्या है, सिर्फ एक तरफा संचार है, यानी कि रेडियो की बात करें तो रेडियो सिर्फ सुनने के काम आता है, हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न वगैरह होती है या फिर जो मोबाइल्स होते हैं उसमें सुनने के साथ साथ हम लोग देख भी सकते हैं, यानी कि दो तरफा कम्युनिकेशन होता है। हमने सुना, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, हमने अपने विचार वापस एक्सप्रेस कर दिए। लेकिन रेडियो में हमने जो भी सुना है, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, हमें कुछ अपनी राय देनी है, वो नहीं दे सकते। ये यानी कि क्या हो गया, सिर्फ एक तरफा संचार कह सकते हैं। फिर रेडियो होता है, रेडियो सिर्फ ऑडियो पर निर्भर करते हैं, यानी कि रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, इसके द्वारा हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन कर सकें, उसको देख नहीं सकते। फिर ये जो रेडियो होते हैं, रेडियो अन्य मीडिया से कंपटीशन करना पड़ता है, कि जब धीरे धीरे टीवी का ट्रेंड आने लगा था, टीवी आने लगी, अब स्मार्ट टीवी आने लगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, रेडियो की जो तुलना में इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी में मिल गई, क्योंकि ये चीज़ें देखने के साथ साथ कई सारी अदर सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रही है, हम इस पर अपने विचार भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन रेडियो से सुन सकते हैं, हम लोग अपने विचार बता नहीं सकते। तो रेडियो की जो तुलना है, रेडियो की जो हम कह सकते हैं कि अदर जो सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, उनके कंपैरिजन में ये जो रेडियो है इसका जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। रेडियो पे हम अपने हाव भाव, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर है ये जो रेडियो है, अगर रेडियो पे अगर रेडियो सैटेलाइट से काम करता है, लेकिन अगर कोई मौसम ख़राब है, मौसम में खराबी होने के कारण सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है, तो उसने रेडियो पे काम नहीं कर सकता। तो ये सैटेलाइट पे वायुमंडल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई एनवायरनमेंट में, तो उससे रिलेटेड होता है, उससे कनेक्टेड रहता है।
फिर बात करते हैं कि ये जो रेडियो होता है इस पे दर्शकों का प्रसार विभाजित किया जाता है, यानी कि दर्शकों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम टेलीविज़न की बात करें तो कोई एक चैनल की बात करें, मान लो आज तक ले लिया, जी न्यूज़ ले लिया, तो अलग अलग चैनल है, तो वहाँ पे जो न्यूज़ दिखाई जाएगी वो पूरे देश में एक जैसे दिखाई जाएगी। लेकिन जो रेडियो होता है वह पूरे एक लोकल एरिया से रिलेटेड होता है, हर एक एरिया में एक जैसे न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, तो वहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर रेडियो में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं वह संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और इसमें जो विविध समुदाय होते हैं उनको पूरा कवर नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी रहते हैं। तो जिस तरीके से रेडियो हमें बेनिफिट दे रहा था उसी तरीके से रेडियो हमें कुछ नुकसान भी देता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है। टेलीकम्युनिकेशन में दो वर्ड्स इंक्लूड है, दो कौन कौन से, एक है टेली और एक है कम्युनिकेशन। टेली यानी कि टेलीविज़न, इसमें से टेली नहीं आएगा, टेलीविज़न भी इंक्लूड है, और कम्युनिकेशन आप सबको पता ही है संचार, यानी कि संचार करने के लिए अगर हम टेली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करें, सोशल मीडिया, अब इसमें ईमेल आ गए, यानी कि हम मेल के थ्रू भी अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, मेल कर दिया मेल आईडी के थ्रू। फिर टेलीफोन हो गया, टेलीफोन बहुत पहले चलता था लेकिन अब उसकी जगह किसने रिप्लेस कर लिया है, फ़ोन ने ले लिया है। टेलीविज़न हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, यानी कि जो अलग अलग देश होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार बिजनेस करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने मटेरियल्स बताते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, अगली प्लानिंग क्या है, तो उसके थ्रू जुड़े रहते हैं, क्योंकि रोज़ डेली आना जाना नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जो टेलीकम्युनिकेशन है इसने बिज़नेस को और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जो गूगल मीट्स होता है, गूगल मीट सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जब कोरोना का टाइम था, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब कुछ बंद थे, तो उस पर सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन था, गूगल मीट्स। इसी के थ्रू बच्चों का एजुकेशन दी जा रही थी। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन होता है ये हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे हो गया। अगर एजुकेशन का देखो, मेडिकल फील्ड का देखो, बिजनेस का देखो, जितने भी फील्ड है हर एक फील्ड में टेलीकम्युनिकेशन ने अपना को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। अब इसके नुकसान भी हैं, वो अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इन मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट देता है, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ किस तरीके से ले रहे हैं। ये जितना ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव है उतना ही ज़्यादा नेगेटिव भी है, क्योंकि हम इसका कैसे यूज़ कैसे करें उस पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या फिर नेगेटिव। तो ये जो ईमेल्स है, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और गूगल मीट्स, इन सभी का यूज़ आप डेली लाइफ में करते ही हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सोशल मीडिया का महत्व। सोशल मीडिया आप सभी जानते ही हो, सोशल मीडिया पे आप सभी लोग ज़्यादा एक्टिव भी हो, आप सभी लोग जानते हो कि किस प्रकार सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से करते हो, कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या काम करता है, इसके बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव क्या इफेक्ट निकलते हैं, ये सब कुछ आप लोग जानते ही हो। तो हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सोशल मीडिया बड़े लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए, तो वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मेहनत की उन्होंने, कि किस तरीके से वो अपने राइवलरीज को देखते थे, अपने जो कंपटीशन होता था कॉम्पिटिटर का ध्यान रखते थे कि वो क्या काम करता है, कौन सा स्टेप किस तरीके से कर रहा है, वो ऐसे क्या काम करता है, क्या स्ट्रेटजी है उसकी कि वो इतना ज़्यादा बिजनेस में ग्रो कर रहा है। तो इन सारी बातों का पता लगा सकते हैं, अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो होम का घर में रह के काम करते हैं, जो घर से छोटा स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ऐसे कई लोग होते हैं जो घर से शुरू करते हैं छोटे छोटे काम को, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपने नए प्रोडक्ट बना के डालते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर वो होम डिलीवरी करवाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपना एक खुद का ब्रांड बना रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ग्राहकों से कनेक्ट हो सकते हैं, ग्राहक सेवा बढ़ा सकते हैं, लीड इंजन, फीडबैक यानी कि उनको पॉजिटिव व्यूज़ मिल रहा है, नेगेटिव है, क्या कमी है, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे फीडबैक उन्हें मिल सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकते हैं, यानी कि जो इफेक्टिव लोग होते हैं जिनसे वो कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कोई बेनिफिट निकल सकता है, इन सभी के बारे में वो लोग चर्चा कर सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रख कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे होम साइंस सेमेस्टर 2 के।
होम साइंस सेमेस्टर 2 के। तो आपकी ये जो 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सारे हमने इस यूनिट में, इस जो सीरीज़ है इसमें देख लिए। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, थ्योरीज अच्छे से याद करके जाना, और इसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना है वो भी आप पढ़ के जाना और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। इसी के साथ एग्ज़ाम के लिए आपको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।